तो प्यारे बच्चों, हमने रेजोनेंस कर लिया। रेजोनेंस की एप्लीकेशंस में हमने सबसे पहले पढ़ा एरोमेटिसिटी, एंटी एरोमेटिसिटी, नॉन एरोमेटिक क्या होता है, और फिर हमने उसके बाद पढ़ा बेटे आपके पास मीजोमेरिक इफेक्ट। में आपको बता चुका हूं कौन सा कैसे होता है। आज हम एप्लीकेशंस पढ़ने जा रहे हैं बेटा, रेजोनेंस की मोर एप्लीकेशंस और मीजोमेरिक इफेक्ट की एप्लीकेशंस। इसमें से कुछ एप्लीकेशंस बेटे जो मीजोमेरिक इफेक्ट की है वो आपको चैप्टर के बीच में पढ़ा सकूंगा जब मैं आपको ईएसआर रिएक्शन करवाऊंगा, ठीक, क्योंकि ईएसआर जाने बगैर उसकी एप्लीकेशन करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। अभी आपको सिंपल एप्लीकेशंस के बारे में थोड़ा बताऊंगा। रिएक्शन के एप्लीकेशंस आफ्टर चैप्टर, मतलब चैप्टर के बीच में अपन करेंगे, ठीक। तो चलिए अब हम डिस्कस करते हैं बेटा एप्लीकेशंस ऑफ रेजोनेंस एंड मीजोमेरिक इफेक्ट, और साथ ही में हम बहुत कुछ इसमें सीखने की कोशिश करेंगे, ठीक। एप्लीकेशंस ऑफ रेजोनेंस। देखो बेटा, एप्लीकेशन ऑफ रेजोनेंस की जहां तक बात करें तो सबसे पहली एप्लीकेशन हमारे पास रेजोनेंस की होती है स्टेबिलिटी ऑफ कटायंस एंड अनायंस। क्या होती है? स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी ऑफ कटायंस, कटायंस एंड अनायंस। जो कटायंस और अनायंस होते हैं उनकी स्टेबिलिटी। देखो बेटा, जितने रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा बनेंगे ऑब्वियसली स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा हो जाएगी, ठीक है बच्चे। तो जैसे मान लो कल को हमारे पास कोई ऐसा कटायन दे दिया, बोला एक तो मेरे पास ये है, ठीक है जी, एक तो मेरे पास ये है बच्चे, और दूसरा बोल दिया मेरे पास कुछ इस तरह का है, तीसरा बोल दिया बेटा इस तरह का है। अब आपको ऐसा बोल दिया कि इसमें स्टेबिलिटी का ऑर्डर लगाओ, ठीक है। तो इसमें स्टेबिलिटी का ऑर्डर लगाओ, तो बेटा इसमें एक बेंजीन रिंग की वजह से 3 रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं। वन चार्ज गोज ऑन और दो, देन पैरा, देन अगेन और दो। तो बेटा इसमें कितने रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे बेटे? देयर विल बी 10 रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, ठीक है जी। कैसे? 9 तो बेंजीन रिंग्स की वजह से, और एक जो की स्ट्रक्चर है हमारे पास जो पड़ा हुआ है, इसके कितने बन जाएंगे? 7 रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाएंगे। इसके कितने बन जाएंगे बेटा? 4, क्या मतलब हम 5 बोल सकते हैं, 5 रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बोल सकते हैं इसके। क्यों बोल सकते हैं 5 बेटा? एक जगह पे बेंजीन में बॉन्ड अलग जगह होते हैं, दूसरी जगह अलग जगह, और 3 हमारे पास बेंजीन रिंग की वजह से बन जाते हैं बेटा। क्लियर? तो इसमें हमारे पास सबसे ज्यादा रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर हुए, ऑटोमेटिकली इसकी हमारे पास क्या होगी? स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, इसकी स्टेबिलिटी कम होगी, और इसकी स्टेबिलिटी सबसे कम होगी। यानी जितनी रिजोनेंस ज्यादा होती है, वो चाहे कटायन हो और चाहे वो अनायन हो, उसकी स्टेबिलिटी हमेशा ज्यादा ही होती है। क्लियर हो गया बेटा? अब इसी तरह से मान लो मैं ऐसा भी लिख देता, कहता कि एक मेरे पास ये वाला कटायन है, सो दिस इज अ टर्शरी कटायन। टर्शरी कटायन है बेटा। इसी तरह से मैं ऐसा ले लेता, ये कौन सा है? टर्शरी कटायन, ठीक। ऑब्वियसली इनमें अगर हम स्टेबिलिटी देखते तो यहां पे रिजोनेंस होती, तो यहां 10 रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, जबकि यहां पे आगे जाके हम हाइपर कॉन्जुगेशन पढ़ने वाले हैं, यहां पे 10 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनेंगे। बट रिजोनेंस जो होता है ज्यादा स्टेबल बनाता है, इसलिए ये वाला कटायन इसके मुकाबले ज्यादा स्टेबलाइज होगा। तो जितनी रिजोनेंस कहीं पे ज्यादा दिखती है बेटा, उतनी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, भले ही वो कटायन हो भले ही वो अनायन हो। मैं इसकी जगह अनायन भी बना दूंगा तो भी हमारे पास ये ज्यादा क्या होगा? स्टेबल होगा। बोलो यहां तक समझ में आता है बेटा आपको? तो कटायन हो अनायन हो, उसकी स्टेबिलिटी हम इस पे देख सकते हैं। पर इसी के साथ अब हम मीजोमेरिक इफेक्ट की एप्लीकेशन भी साथ ही में ले लेते हैं कटायन अनायन की स्टेबिलिटी में, ठीक, क्योंकि मीजोमेरिक इफेक्ट इज एप्लीकेशन ऑफ रीजोनेंस। तो हम मीजोमेरिक इफेक्ट की भी एप्लीकेशन यहां पे देख लेते हैं साथ ही साथ में, तो फायदा हो जाएगा। जैसे प्यारे बच्चों, अगर कोई कटायन है,
ठीक है, अगर कोई कटायन है, से मेरे पास ये कटायन है, ठीक, और इस पे कोई ग्रुप लगा हुआ है, इस पे कोई ग्रुप लगा हुआ है। बेटा कटायन कब स्टेबल होता है? जब उस पे कोई रिलीजिंग ग्रुप लगता है ना बेटा। अगर ये जी रिलीजिंग होगा, रिलीजिंग होगा, तो ये क्या करेगा बेटा आपके पास? रिलीजिंग होगा तो स्टेबलाइज कटायन, स्टेबलाइज कटायन, ये इस कटायन को स्टेबलाइज करेगा। ठीक है बच्चे। और अगर ये जी विड्रॉइंग होता है, जी अगर ये जी विड्रॉइंग होता है, तो विड्रॉइंग क्या करेगा बेटा हमारे पास? डीस्टेबलाइज करेगा। ठीक, लेकिन ये जो हमारे पास विड्रॉइंग या रिलीजिंग नेचर है, ठीक, ये किस पे डिपेंड करेगा? अब क्योंकि हमारा ग्रुप कॉन्जुगेटेड सिस्टम पे लगा है, तो कॉन्जुगेटेड सिस्टम पे बेटा हम आर भी देखते हैं और आई भी देखते हैं। आपको मैंने बहुत बार समझाया ये बात को कि आर और आई में से डोमिनेंट कौन होता है? आर होता है, बट इन केस ऑफ हैलोजेंस आई इज डोमिनेंट। बोलो ये किया था हमने। तो आज हम पहले इसकी मीजोमेरिक इफेक्ट पे एप्लीकेशन देखते हैं कि कौन ज्यादा स्टेबल है, कौन कम स्टेबल है। से बेटा मेरे पास कुछ कटायंस दिए गए हैं, हमें बोल दिया गया कि एक कटायन है मेरे पास, ये इसको बोलते हैं बेंजाइल कटायन। क्या बोलते हैं? बेंजाइल कटायन। ठीक है बेटा, अगर बेंजीन रिंग के ऊपर CH2 लगा रहता है तो इसका नाम बन जाता है बेंजाइल, बेंजाइल कटायन। ठीक है बच्चा लोग। और वहीं पर अगर मान लो हमारे पास इसके साथ कुछ ग्रुप जोड़ देते हैं, से मैंने इसके साथ लगा दिया यहां पे NO2। क्या लगा दिया? NO2। अगला मैंने यहां पे लगा दिया बेटा इसके साथ CH2 पॉजिटिव, और यहां पे लगा देता हूं CN। ठीक है जी। तीसरा बेटा मैंने यहां पे क्या किया कि यहां पर CH2 के साथ 1 पॉजिटिव और यहां पे लगा दिया Cl। ठीक है जी। चौथा मैंने बनाया कटायन और मैंने कहा यहां पे CH2 पॉजिटिव के साथ लगा है OH। और अगला बेटा मैंने बोला कि मेरे पास है यहां पे CH2 पॉजिटिव और यहां पे CH3। अब प्यारे बच्चों हमें इसकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर लगाना है। ठीक, से मैं इसको 1 बोल देता हूं, 2 बोल देता हूं, 3 बोल देता हूं, 4 बोल देता हूं, 5 बोल देता हूं, 6 बोल देता हूं। ठीक है जी। अब मेरे को इसकी रिस्पेक्टिव स्टेबिलिटी बतानी है। इधर सारे बच्चे ध्यान देंगे, लिखेंगे नहीं, समझने की कोशिश करेंगे। ठीक, देखो प्यारे बच्चों इधर तो कुछ लगा नहीं है। नाइट्रो का आई इफेक्ट कैसा होता है? माइनस। साइनाइड का इफेक्ट कैसा होता है? माइनस। क्लोरीन का माइनस। OH का, CH3 का क्लियर। अब क्योंकि ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम पे लगा है और कॉन्जुगेटेड सिस्टम पे तो आर भी होता है, नाइट्रो का आर कैसा होता है? -R। साइनाइड का आर कैसा होता है? -R। क्लोरीन का आर कैसा होता है? +R। और OH का आर कैसा होता है? +R। और CH3 का आर नहीं होता। यहां पे सिर्फ हमारे पास एक आगे जाके पढ़ेंगे हाइपर कॉन्जुगेशन, तो यहां पे हाइपर कॉन्जुगेटिव इफेक्ट होता है बेटा। समझ में आई? अब यहां पे तो ये आई के हिसाब से भी विड्रॉइंग है और आर के हिसाब से भी विड्रॉइंग है, दोनों माइनस मतलब विड्रॉइंग। तो ये तो पक्का हो गया कि ये तो विड्रॉइंग ग्रुप ही है। यहां पे भी -I -R, ये भी विड्रॉइंग है। बट यहां प्रॉब्लम आ गई, यहां आई के हिसाब से क्या है? ये विड्रॉइंग, लेकिन आर के हिसाब से क्या है? रिलीजिंग। ठीक, देखो बेटे एक बात पहले ध्यान से सुन लो, फिर तुम कंफ्यूज हो जाते हो इस चीज में। हम यहां कंपैरिजन के लिए इनको देख रहे हैं। अगर मैं ये बोल रहा हूं कि हैलोजन में आई इफेक्ट डोमिनेंट है और मैंने इसका आई इफेक्ट डोमिनेंट है, तो आर को मैं काट देता हूं, तो इसका मतलब ये नहीं कि हैलोजन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचने शुरू हो गया। इसका मतलब रिस्पेक्टिव है, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं हम। ठीक, हैलोजन बेंजीन रिंग पे इलेक्ट्रॉन डालेगा, बट इसकी विड्रॉइंग पावर -I स्ट्रॉन्गर देन दैट ऑफ +R, तो हम कंसीडर इसको क्या कर रहे हैं? -I इन कंपैरिजन टू अदर्स, इन कंपैरिजन टू अदर। ये आपस में कंपैरिजन होता है। कल को आप मेरे को ये बोलना शुरू कर दें कि सर क्लोरीन तो विड्रॉ करता है, आपने क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन बेंजीन रिंग पे क्यों डाले? अरे भैया अगर बेंजीन रिंग पे क्लोरीन लगेगा वो अपना रिलीजिंग इफेक्ट +R तो शो करेगा ही, हाँ उसका इफेक्ट इतना ज्यादा नहीं पड़ेगा। ठीक, उसके -I की वजह से +R जो है वो डोमिनेंट
नहीं रहेगा, वो बेंजीन रिंग पे इलेक्ट्रॉन डालते हुए भी उसको इलेक्ट्रॉन रिच नहीं कर पा रहा है। समझ में आया? जैसे मैं तुम्हें पढ़ाता हूं तो सभी को फायदा प्रॉपर हो जाता है क्या? कईयों को बता के भी कोई फायदा नहीं होता है ना? मैं तो पढ़ा रहा हूं लेकिन उनको समझ कख आ नहीं रहा। तो वैसे ही क्लोरीन जो है वो इलेक्ट्रॉन दे तो रहा है बट उसका नेचर कैसा है? -I, जो कि डोमिनेंट है। इस वजह से इलेक्ट्रॉन देने के बावजूद भी इलेक्ट्रॉन रिच नहीं होती है वो बेंजीन, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ही रहती है, क्योंकि उसका आई इफेक्ट क्या होता है? डोमिनेंट होता है। बोलो क्लियर? ये कंपैरिजन की बातें होती हैं। क्लियर? अब यहां आ जाओ, यहां में से कौन डोमिनेंट? आर डोमिनेंट, तो आई काट दिया मैंने। अब मुझे पता है कटायन हमेशा स्टेबल तब होते हैं जब उसके ऊपर क्या लगता है बेटा जी? रिलीजिंग ग्रुप। अब हम देखें रिलीजिंग कौन कौन से है। क्या ये रिलीजिंग है? ये कैसा है? क्या ये रिलीजिंग है? ये कैसा है? क्या ये रिलीजिंग है? क्या ये रिलीजिंग है? और क्या ये रिलीजिंग है? और रिलीजिंग कटायन को क्या बनाएंगे? स्टेबलाइज। तो ये दोनों ज्यादा स्टेबल होंगे। और आर का जो इफेक्ट होता है आई से स्ट्रॉन्ग होता है। रिजोनेंस इज द स्ट्रॉन्गर इफेक्ट। तो इन दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन हुआ? 5 सबसे ज्यादा स्टेबलाइज्ड हो गया। 5 कटायन इज मोस्ट स्टेबलाइज्ड। उसके बाद कौन सा हो गया? 6-1 हो गया। ठीक। उसके बाद जिसपे कुछ भी नहीं लगा था, फर्स्ट। अब हम बात आ गई विड्रॉइंग में। अब इसमें सिर्फ आई है, यानी कम विड्रॉइंग है। कम विड्रॉइंग है तो डीस्टेबलाइज कम करेगा। तो फिर हमारे पास कौन आ गया? 4 आ गया। अब इन दोनों में ये विड्रॉइंग तो है, पर साइनाइड के मुकाबले नाइट्रो ज्यादा विड्रॉइंग होता है। ज्यादा विड्रॉइंग ज्यादा लेस स्टेबल बनाएगा कि नहीं? तो इसके बाद क्या आया? 3 के बाद क्या आया? 2। बोलो क्लियर? तो क्या ये ऑर्डर क्लियर हो गया? 5 इज ग्रेटर देन 6 इज ग्रेटर देन 4 इज ग्रेटर देन 3 इज ग्रेटर देन 2, इजंट इट? ओके, ये तो पहला हो गया। हमने ग्रुप अलग अलग लगाए पर पोजीशन क्या रखी? सेम रखी। चलो अब ऐसा करते हैं, ग्रुप सेम रखते हैं, पोजीशन अलग करके देखते हैं कि क्या उसमें कुछ गड़बड़ होगी। अभी तो हमने क्या किया? पोजीशन सेम रखी, ग्रुप अलग अलग। अब बेटा इसमें अगला लेते हैं। मान लो अब हमने ऐसा किया कि एक कटायन बनाया ये, ठीक है जी। दूसरा कटायन बनाया बेटे मैंने CH2 पॉजिटिव, यहां लगा दिया NO2। ठीक। तीसरा कटायन बनाया बेटे मैंने CH2 पॉजिटिव और यहां क्या बनाया? NO2। और यहां कौन सा लग गया बेटा हमारे पास? CH2 पॉजिटिव और यहां पे क्या लगाया? NO2। क्लियर है जी? अब मैंने क्या किया? ग्रुप तो सेम रखा लेकिन पोजीशन अलग अलग रखी। अब इसमें थोड़ा ये ध्यान रखना कि जो आपका आर इफेक्ट है, यानी मीजोमेरिक इफेक्ट है ना, एम भी लिख सकते हो, आर भी लिख सकते हो, दोनों एक ही बात होती, एम और आर, है ना? तो आर इफेक्ट जो है वो सिर्फ ऑर्थो और पैरा पे लगता है। पहली बात, आर इफेक्ट ऑर्थो और पैरा पे लगता है, और आई इफेक्ट ऑर्थो मेटा पैरा पे लगता है। क्लियर? अगली बात यह है कि आर इफेक्ट पैरा पे ज्यादा और ऑर्थो पे कम लगता है। अब हम उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। क्यों भाई? क्योंकि ऑर्थो वाला ग्रुप थोड़ा सा आउट ऑफ प्लेन हो जाएगा, उससे उसकी रिजोनेंस का इफेक्ट थोड़ा कम हो जाएगा। अब तुमने सर इफेक्ट पढ़ा है ना, तो उससे हम ये बोल सकते हैं कि ऑर्थो पे लगा हुआ ग्रुप थोड़ा सा रिपल्शन की वजह से पूरा आउट ऑफ प्लेन ना हो, हल्का सा आउट ऑफ प्लेन होगा, तो रिजोनेंस में कमी आ जाएगी। इसलिए आर हमेशा पैरा पे ज्यादा लगता है और ऑर्थो पे कम लगता है। जबकि आई की बात करें, आई डिस्टेंस डिपेंडेंट है, जितना पास होगा उतना ज्यादा लगेगा। तो ज्यादा पास कहां है? ऑर्थो पे। तो ऑर्थो पे सबसे ज्यादा, मेटा पे उससे कम, पैरा पे सबसे कम लगेगा। बोलो यहां तक समझ में आया? मेटा पे आई इफेक्ट लगता है, आर इफेक्ट नहीं लगता है। अब हम ये तो समझ गए। मैंने ये भी कह दिया कि पैरा जो है वहां पे आपके पास ज्यादा रिजोनेंस इफेक्ट लगता है। पर एक बात समझ लेना, 3 ग्रुप हैं, NO2, CN और CX3 लिख देता हूं इन स्पाइट ऑफ CCl3, CX3। ये 3 हाईली विड्रॉइंग ग्रुप हैं। इनके -I बहुत ज्यादा हैं। क्योंकि इनके -I बहुत ज्यादा हैं,
तो ये ऑर्दो पे ज्यादा विड्रॉइंग होते हैं देन दैट ऑफ पैरा। ऐसा नहीं कि इनका आर इफेक्ट ज्यादा हो गया, आर तो डेफिनेटली कहां पे लगना था, पैरा पे, पर इनका माइनस आई इतना स्ट्रांग है कि जो आपका पैरा पे माइनस आई कम हुआ, ठीक, उसकी वजह से इसकी विड्रॉइंग पावर पैरा पे क्या हो गई, कम हो गई। ठीक, तो ये तीन ग्रुप हैं जो ऑर्दो पे ज्यादा क्या होते हैं, विड्रॉइंग। बाकी सारे ग्रुप कहां ज्यादा विड्रॉइंग होते हैं, पैरा पे। तो चलो अब इसको हम लगाने की कोशिश करते हैं। अब मेरे को बताओ यहां पे आर इफेक्ट लगेगा कि नहीं लगेगा, आई लगेगा, माइनस आई, आर लगेगा, माइनस आर, दोनों लगेंगे कि नहीं लगेंगे। यहां पे क्या आर लगेगा, सिर्फ क्या लगेगा, माइनस आई लगेगा। क्या यहां पे आर लगेगा, और माइनस ही आर माइनस ही आई। बोलो समझ में आया। अब मैंने बोला कि नाइट्रो ज्यादा विड्रॉइंग कहां पे है, ऑर्दो पे। बाकी सब जगह पे तो ऐसा होता, लेकिन यहां पे क्या आएगा, ऑर्दो पे ज्यादा विड्रॉइंग है। क्योंकि ये ऑर्दो पे ज्यादा विड्रॉइंग है, और ये तो समझ में आ गया विड्रॉइंग कार्बोकेटाइन को क्या बनाएंगे, लेस स्टेबल। तो जब प्यारे प्यारे बच्चों इसका ऑर्डर लगाना शुरू करोगे तो सबसे ज्यादा तो आ गया फर्स्ट, क्योंकि फर्स्ट में एटलीस्ट कोई विड्रॉइंग ग्रुप तो नहीं लगा ना। अब दूसरे नंबर पे यहां बेटा दो दो ग्रुप इसको विड्रॉइंग बना रहे, दो दो इफेक्ट, यहां एक, तो ये लेस विड्रॉइंग हो गया कि नहीं, लेस विड्रॉइंग मोर स्टेबल कैटायन। तो बेटा जी यहां पे क्या आ गया, 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 2। बोलो क्लियर। ये ऑर्डर किस किस का आ सकता है कि अगर ग्रुप साइनाइड लग जाए, अगर ग्रुप CH3 लग जाए, अगर ग्रुप NO2 लग जाए, तो ये वाला इफेक्ट हम फॉलो करेंगे। अब मान लो इसकी जगह पर अपन ऐसा कर लेते हैं, बेटा प्लीज चू चू बंद कर दो। मेरे को दुनिया में जो सबसे गंदी चीज लगती है वो यही होती है। अब प्यारे बच्चों मैंने यहां CHO लगा दिया, ठीक है जी। अब मेरे को फटाफट से बता दो CHO का आई इफेक्ट कैसा होगा। यहां पे माइनस आई लगेगा कि नहीं लगेगा, क्या यहां माइनस आई लगेगा कि नहीं लगेगा, क्या यहां माइनस आई लगेगा कि नहीं लगेगा। अब मेरे को बता दो इसका आर इफेक्ट कैसा होता है, माइनस ही होगा, क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड है ना। CHO ग्रुप कैसा है, क्या CHO ग्रुप ये है, इसको एल्डिहाइड ग्रुप बोला जाता है, तो एल्डिहाइड ग्रुप है, तो इसका आर भी है, और आर कैसा है, माइनस आर। क्या यहां लगेगा, क्या यहां लगेगा, और ये ज्यादा कहां पे होगा, पैरा पे। ये ज्यादा कहां पे होगा, पैरा पे। तो बोलो इसमें सबसे स्टेबल कौन, फर्स्ट, फिर कौन, थर्ड, उसके बाद कौन, सेकंड, उसके बाद कौन। देखो लास्ट के दो चेंज हो गए, ठीक, बिकॉज इनका एक्सेप्शनली और दो पे विड्रॉइंग पावर ज्यादा होता था बिकॉज ऑफ देयर मोर माइनस आई। अब ये ऑर्डर किस किस का लग सकता है, अगर इसमें मैं CHO लगा दूं, अगर मैं इसमें COOH लगा दूं, अगर मैं इसमें COCl लगा दूं, इसमें मैं C डबल बॉन्ड OCH3 लगा दूं, ऐसा कोई भी ग्रुप लगा दूं, तो यही ऑर्डर रहेगा कि नहीं रहेगा। अरे बोलो समझ में आया। आगे चलते हैं भाई। ठीक, अगली कहानी। अब मान लो मेरे पास आ गया कुछ इस तरह का CH2 पॉजिटिव, और यहां पर CH2 पॉजिटिव, और अब की बार मैंने यहां OH लगा दिया। क्या लगा दिया, OH लगा दिया। ऐसे ही प्यारे प्यारे से बच्चों मैंने यहां पर CH2 पॉजिटिव और यहां पे OH लगा दिया। ऐसे ही राज दुलारे बच्चों हमने यहां पर CH2 पॉजिटिव और यहां पर OH लगा दिया। ठीक है जी। अब फटाफट से बोलेंगे OH का आई इफेक्ट कैसा, क्या यहां माइनस आई आएगा, क्या यहां पे भी माइनस आई आएगा, क्या यहां पे भी माइनस आई आएगा। अब आर की बात करते हैं, आर कैसा है, प्लस आर, तो क्या यहां प्लस आर आएगा, क्या यहां पे प्लस आर आएगा, क्या यहां प्लस आर आएगा। अब इसके अकॉर्डिंगली तो हमारे पास क्या हो गया, एक तरह विड्रॉइंग दूसरी तरह रिलीजिंग। तो अब हमारे को देखना पड़ेगा डोमिनेंसी। बोलो आर बड़ा कि आई बड़ा, आर बड़ा। तो आर बड़ा तो आई को काट दिया, आई को काट दिया, तो ये दोनों रिलीजिंग हो गए,
और ये क्या रह गया, विड्रॉइंग। अब इनमें स्टेबिलिटी देखनी, तो ज्यादा रिलीजिंग कहां पे होगा, पैरा पे, क्योंकि किसी भी ग्रुप का रिलीजिंग इफेक्ट यहाँ आर इफेक्ट ज्यादा कहां होता है, पैरा पे। पैरा पे ज्यादा रिलीजिंग, और ज्यादा रिलीजिंग ज्यादा स्टेबल बनाता है। तो बोलो ऑर्डर कैसे लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चे, 4 सबसे ज्यादा, 4 के बाद 2, 2 के बाद फर्स्ट, और सबसे कम कौन, 3। बोलो समझ में आया। अब ऐसा ऑर्डर कहां कहां पाया, अगर मैंने यहां पे ओ एच लगा दिया होता, अगर मैंने यहां पे ओ सी एच थ्री लगा दिया होता, अगर मैंने यहां पे NH2 लगा दिया होता, अगर मैंने यहां पे SH लगा दिया होता, क्या सेम ऑर्डर आता कि नहीं। यानी जिनका भी प्लस आर है उनका ऑर्डर ऐसे वाला रहेगा। बोलो समझ में आता है। एक आगे चलते हैं, आगे चलें जी। ठीक, अगला देखो। ब्रिलियंट बहुत हो तुम लोग, ऐसी बात नहीं है। अब हमने यहां पे Cl लगा हमारे, ठीक है प्यारे बच्चों। अब इस केस में थोड़ा सा ध्यान दें। अब हमने हैलोजन लगाया है जी। हैलोजन का आई इफेक्ट कैसा है, क्या यहां माइनस आई, यहां पे भी माइनस आई, यहां माइनस आ ही गई। अब हम आर की बात करेंगे, आर कैसा, क्या यहां प्लस आर होगा, क्या यहां पे भी प्लस आर होगा, बोलो बोलो। नो सर, यहां प्लस आर नहीं होगा, क्या यहां प्लस आर होगा, डेफिनेटली होगा। तो अब हम ये सोचते हैं कि इसमें डोमिनेंट कौन, माइनस आई। तो फिर आर लिखा ही क्यों, देश की इंक बर्बाद। ठीक, तो सिर्फ आई रह गया हमारे पास। और आई सबसे ज्यादा कहां लगता है, और दो पे। तो सबसे ज्यादा विड्रॉइंग कहां पे होगा, और दो पे। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा, फर्स्ट। सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा, फर्स्ट। उस पे कोई ग्रुप ही नहीं लगा है, कम से कम विड्रॉइंग तो नहीं है। उसके बाद कौन सा आएगा, फोर्थ। फोर्थ के बाद कौन सा आएगा, थर्ड। थर्ड के बाद कौन सा आएगा, सेकंड। बोलो क्लियर ऑर्डर। ऐसा ऑर्डर कहां कहां लगाएंगे मेरे बच्चे, कहां पे, जहां पे क्लोरीन हो सकता है, फ्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है, वहां पे ऐसे ऑर्डर लगाएंगे अपन लोग। अब आप बोलोगे सर एक जगह फ्लोरीन लगा दो, एक जगह OH लगा दो, एक जगह नाइट्रो लगा दो, और पोजीशन भी अलग अलग कर दो। बेटा ऐसे वाला कंपैरिजन हो ही नहीं सकता। कंपैरिजन में एक चीज तो कॉमन चाहिए ना, इधर यू हैव ग्रुप कॉमन और यू हैव पोजीशन कॉमन। ऐसे कैसे हो सकता है ग्रुप भी अलग अलग हो जाए और पोजीशन भी अलग अलग हो जाए, ये तो गलत बात हो जाएगी ना भाई। तो वो वाला काम हम नहीं करेंगे। हम या तो पोजीशन को सेम रखेंगे या ग्रुप को सेम रखेंगे। बोलो यहां तक समझ में आता है। तो ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कटायंस लगा सकते हो बेस्ड ऑन मीसोमेरिक इफेक्ट। क्या करना होता है, तो चलो एक ऑर्डर लगाने की कोशिश करें अपन, है ना। अभी तक सर ने बताया, और हो सकता है कि मेरे से ज्यादा अच्छे बच्चे बैठे हैं यहां पर। ये हो गया, ये हो गया। देखते जाना, चू चू नहीं करना बस। ये हो गया, ये हो गया। तुम्हारी बुद्धिमत्ता को देखनी है सिर्फ, और कुछ नहीं। ये हो गया, ठीक है जी। ये हो गया, ये हो गया, ठीक है।
अपन इसका ऑर्डर लगाना चाहते हैं स्टेबिलिटीज का, ठीक? कैसे लगाएंगे? कितना सौखा है यार। यहां पे माइनस आई और माइनस ही आर, दोनों ही माइनस होते हैं इसके। यहां पे माइनस आई माइनस आर, यहां पे भी माइनस आई माइनस आर, ठीक? यहां पे माइनस आई माइनस आर, यहां पे सिर्फ माइनस आई, क्या आर आएगा? अब यहां आ जाओ, माइनस आई माइनस आ ही गई, ठीक? आर तो नहीं है। यहां आ जाओ, माइनस आई माइनस आर माइनस आई माइनस आर, यहां पे आ जाओ, माइनस आई माइनस आर माइनस आई माइनस आर माइनस आई माइनस आर, ठीक है जी? तो कितना सौखा। जितने ज्यादा इफेक्ट दिख रहे हैं उतना ज्यादा अनस्टेबल हो जाएगा भाई, जितने कम इफेक्ट दिखेंगे उतना ज्यादा स्टेबल होगा कि नहीं? हाँ जी। तो सबसे पहले कौन लगाओगे? वन। वन के बाद कौन लगाओगे? वन के बाद कौन लगाओगे? टू। एक ही विड्रॉइंग ग्रुप, वहां पे फाइव में हमारे पास माइनस दो ग्रुप हैं। कितने ग्रुप हैं? दो। यहां पे सिर्फ क्या है? एक ग्रुप। भले उसका माइनस आई है, समझ में आई? भले ही उसका क्या है? माइनस आई है, ठीक? और यहां पे माइनस आर भी है, पर यहां ग्रुप तो दो दो है ना भाई। दो ग्रुप की विड्रॉइंग पार कंबाइंड होके एडिटिव है ना भाई, तो ज्यादा ही हो जाएगा ना, ठीक? तो अब हम आगे चलते हैं, अब दो दो वाले में देखते हैं। पहले तो एक वाला होगा, फिर दो वाला, फिर तीन वाला होगा ना, ठीक? अब इसमें जहां पे दो दो हैं, तो यहां पे कितने इफेक्ट लग रहे हैं? सिर्फ दो। यहां तीन, यहां पे चार, यहां पे चार। तो सबसे कम इफेक्ट वाला देखेंगे अपन, तो फिर कौन सा आया हमारे पास? 1 2 3 4 5, 5 आ गया जी। 5 के बाद कौन सा आएगा? 4 आएगा। अब इन दो में अगर हम बात करें तो बेटा क्या है, यहां पे हमें पता ऑर्थो पे नाइट्रो की विड्रॉइंग पावर ज्यादा होती। अगर कोई और होता तो पैरा वाला देखते, बट अगर नाइट्रो है तो ऑर्थो वाला पे विड्रॉइंग पावर ज्यादा। तो यहां विड्रॉइंग पावर ज्यादा, यहां विड्रॉइंग पावर थोड़ी सी कम। तो फिर कौन सा आया? 3। 3 के बाद कौन सा आया? 6। सबसे कम स्टेबल कौन सा आया? 7। बोलो क्लियर? सो कैन वी मैचअप की किस तरह से करना है? कोई मुश्किल, कोई डाउट? पहले देख लो भैया, जितने ग्रुप लगे हैं उसके हिसाब से चलते रहो, और फिर उसमें नंबर ऑफ इफेक्ट्स देख लो कितने आ रहे हैं, ठीक है जी? और फिर उसके बाद ये देख लो, अगर डोमिनेंसी भी देखनी पड़ी तो डोमिनेंसी के हिसाब से देखना, जो जो डोमिनेंट नहीं है उसको काट देना, फिर देखना कितने इफेक्ट लग रहे हैं, उसके हिसाब से चलेंगे। हाँ जी जनाब। थर्ड में बेटा माइनस आर तो विड्रॉइंग है, वो तो अनस्टेबल बना रहा है। किस में बेटे? इसमें, इसमें तो एक ही माइनस आर, इसमें दो दो माइनस आर, दो विड्रॉइंग ग्रुप ज्यादा स्टेबल बनाएंगे क्या? माइनस आर ज्यादा होंगे तो, अरे रेजोनेंस तो बेटा अलग कंसेप्ट रह गया ना। अभी मीजोमेरिक इफेक्ट देख रहे, विड्रॉइंग ग्रुप देख रहे हो ना, कि रेजोनेंस देख रहे हो? बेटे रेजोनेंस मीजोमेरिक इफेक्ट के चलते जब हम बोल रहे हैं कि उसका विड्रॉइंग है, तो रेजोनेंस अगर होगी तो अनस्टेबल ही बनाएगी ना, वो चार्ज बढ़ाएगी कि नहीं? हर जगह रेजोनेंस स्टेबल क्यों बनाएगी? वो वहां पे जहां पे हमारे पास चार्ज की डिस्पर्सल हो रही है, यहां तो चार्ज को क्या करेगा? इंटेंसिफाई करेगा। समझ में आई? क्लियर? तो मोर आर द विड्रॉइंग ग्रुप्स, लेसर इज द स्टेबिलिटी ऑफ कटायन। अगर अनायन होता तो क्या इसके उल्टा चलते हम लोग? अनायन होता तो क्या इसके उल्टा चलते? तो ऑब्वियसली अनायन पे विड्रॉइंग ग्रुप क्या करेंगे? स्टेबलाइज करेंगे। और रिलीजिंग ग्रुप क्या करेंगे? डीस्टेबलाइज करेंगे। बोलो वो कर सकते हो कि करवाऊं मैं? कर सकते हो। जैसे अगर मान लो अनायन की स्टेबिलिटी आप देखना चाहते हो, एक आधे का कर लेते हो, उसमें हमारे पेट में क्या जाता है? ये एक अनायन है। अब यहां अनायन पे हमारे पास CH2 1 नेगेटिव, और यहां पे लगा देते हैं Cl।
यहां पे CH2 नेगेटिव, यहां लगा देते हैं CCl3, ठीक। यहां CH2 नेगेटिव और यहां लगा देते हैं भैया OH। यहां पे CH2 नेगेटिव NH2, ठीक। और यहां पे CH2 नेगेटिव और यहां पे क्या लगा दे CH3। चलो अब इसमें स्टेबिलिटी का ऑर्डर लगाएंगे अपन लोग, ठीक। तो क्या है, इसका -I है लेकिन +R है, साथ ही में काट के चलते कि +R तो मन रखने के लिए है, ठीक है जी। यहां पे -I है, -R है, दोनों ही माइनस है, ठीक है जी। CCl3 है ना भाई, इट इज एन एक्सेप्शन टू -R, किसमें मल्टीपल बॉन्ड नहीं है फिर भी -R देता है। यहां पे क्या है, -I लेकिन +R, इजंट इट। डोमिनेंसी किसकी है, R की। यहां पे -I किंतु +R, डोमिनेंसी किसकी है, R की। यहां पे +I और, ठीक। अब सबसे पहली बात बेटा, अनायन है, अनायन को स्टेबलाइज कौन करेगा, विड्रॉइंग। अनायन से इलेक्ट्रॉन कोई खींचेगा तब स्टेबलाइज करेगा, कटायन को कोई इलेक्ट्रॉन देगा तो स्टेबलाइज करेगा। तो इसमें विड्रॉइंग ग्रुप ज्यादा स्टेबल करेंगे, तो बोलो ऑर्डर में पहले नंबर पे क्या, थर्ड सबसे स्टेबल और नॉट, क्योंकि ये विड्रॉइंग था। उसके बाद सेकंड, क्योंकि ये विड्रॉइंग था। बाकी रिलीजिंग है, तो फिर कौन आएगा, फर्स्ट। अब इनमें से ये ज्यादा रिलीजिंग, ये और भी ज्यादा रिलीजिंग, NH2 का +R OH से ज्यादा होता है कि नहीं, ये रिलीजिंग, ये घोर रिलीजिंग और ये थोड़ा सा रिलीजिंग। तो हमारे पास फिर कौन आएगा बेटा जी, सिक्स्थ के बाद फोर्थ, और फोर्थ में सबसे एंड में कौन सा आया, फिफ्थ। क्यों, सबसे ज्यादा रिलीजिंग मेक्स इट लीस्ट स्टेबल। अनायन है तो रिलीजिंग ग्रुप स्टेबल नहीं बनाएंगे, कटायन है तो रिलीजिंग ग्रुप स्टेबल बनाएंगे। सिंपल बात यार, जो पॉजिटिव है उसको देना पड़ेगा, जो नेगेटिव है उससे लेना पड़ेगा। सिंपल कहानी है, बाकी अपन वैसे ही चल पड़ेंगे, सारा कर लेंगे इसको। तो ये अनायंस की स्टेबिलिटी हम ऐसे बता सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मीजोमेरिक इफेक्ट। अब चलते दोस्तों आगे, दूसरी एप्लीकेशन इसकी देखते हैं। बेटा दूसरी एप्लीकेशन है इसकी एसिडिक कैरेक्टर। दूसरी एप्लीकेशन क्या है, एसिडिक कैरेक्टर। एसिडिक कैरेक्टर, ठीक बेटा। अभी हमने एसिडिक कैरेक्टर पहले भी पढ़ा था, पर वो किसका पढ़ा था, एलिफेटिक एसिड्स का, जिसमें रिजोनेंस नहीं होती थी। अब रिजोनेंस वाले पकड़ेंगे, बेंजीन रिंग वाले पकड़ेंगे। जैसे सबसे पहले हम फिनोल की बात करते हैं। फिनोल का एसिडिक स्ट्रेंथ, चू चू करने वाले बच्चे पसंद नहीं, इधर ध्यान देंगे। फिनोल का एसिडिक स्ट्रेंथ, फिनोल क्या होता है बेटा, बेंजीन को पुराने जमाने में फीन बोलते थे, इसकी टिंडी पे लगा दो ओल तो क्या बन गया, फिनोल। जरा पूछना अपने दोस्तों को इसको फिनोल क्यों बोलते, ठीक। बेंजीनोल क्यों नहीं बोलते, ठीक। क्योंकि बेटा पुराने समय में बेंजीन रिंग को क्या बोलते थे, फीन। अब कोई चीज एसिड, उसका मतलब क्या है, एसिड का मतलब क्या है, बोलो सर जो स्किन को जला देता है। अरे नहीं भाई, एसिड का मतलब जो H देता है, एसिड का मतलब जो H देता है। हमने इसको वाटर में डाला होगा और वाटर में डाल के इसने H अपना दे दिया गया होगा और हमारे पास फिनोक्साइड बनाएंगे और H किसको दे देंगे, क्लियर। अब किसी भी चीज का एसिडिक स्ट्रेंथ अब जब देखेंगे तो इस बात पे देखेंगे कि कितना स्टेबल है। अगर ये ज्यादा स्टेबल हुआ तो ये रिएक्शन ज्यादा आगे जाएगा, अगर ये कम स्टेबल हुआ तो ये रिएक्शन बैकवर्ड जाएगा। तो यानी जितना स्टेबल ये कॉन्जुगेट बेस होगा उतना ही एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा होगा। और ये अनायन है कि नहीं, अनायन स्टेबलाइज किससे होगा, तो क्या हमें यहां से समझ में आता है कि विड्रॉइंग ग्रुप्स जो होंगे, विड्रॉइंग ग्रुप्स स्टेबलाइज द कॉन्जुगेट बेस,
कॉन्जुगेट बेस 10 मेक्स एसिड स्ट्रॉन्ग। विड्रॉइंग ग्रुप एसिडिक करेक्टर को बढ़ाएंगे, रिलीजिंग ग्रुप एसिडिक करेक्टर को कम करेंगे। बात समझ में आती है? तो चलो फिर शुरू हो जाते हैं। अब हमें एसिडिक करेक्टर का ऑर्डर पूछा है। कैसे पूछा है? यहां पे दिया फिनोल, ठीक है जी, यहां पे दिया, इसको बोलते क्रीजोल, मतलब CH3 लगा है, ठीक, इसको क्रीजोल बोलते कॉमन नेम में, ठीक, क्रीजोल। ठीक, ऐसे ही प्यारे प्यारे से बच्चों यहां पे लगा देते अपन OCH3, ऐसे ही यहां पे लगा देते हैं अपन NO2, और यहां पे लगा देते हैं हम CN, और यहां पे लगा देते हैं अपन लोग, क्या बच गया हमारे पास? Cl, है ना जी। अब ध्यान दो भैया, इसका आई इफेक्ट कैसा? प्लस आई, क्या आर होता है? वो H नाम की कोई चीज होती है जो सर ने अभी पढ़ानी है ना। हाइपर कॉन्जुगेशन बहुत कम इफेक्ट होता है, आई से ज्यादा होता है लेकिन बाकियों से कम होता है। ठीक, यहां पे क्या होगा? माइनस आई लेकिन प्लस आर, डोमिनेंसी किसकी? तो काट दे अपन लोग, यहां माइनस आई माइनस आर, माइनस आई माइनस आर, माइनस आई प्लस आर, डोमिनेंसी किसकी? तो हमने क्या पढ़ा ऊपर? विड्रॉइंग ग्रुप मेक्स एसिड मोर एसिडिक। तो बोलो इसमें विड्रॉइंग ग्रुप कौन से हैं? क्या ये और ये विड्रॉइंग है? अब इन दोनों में से ज्यादा कौन है? NO2। तो सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा हुआ? फोर्थ, उसके बाद फिफ्थ, उसके बाद सिक्स्थ, उसके बाद फर्स्ट। अब ये रिलीजिंग है भाई, प्लस साई वाला कम रिलीजिंग और ये ज्यादा रिलीजिंग, प्लस आर वाला ज्यादा रिलीजिंग। रिलीजिंग एसिडिक स्ट्रेंथ को क्या करते हैं? कम। तो भैया इसके बाद कौन सा आया? सेकंड। सेकंड के बाद कौन सा आया? थर्ड। बोलो क्लियर? बात समझ में आई? ठीक, तो ऐसे करके फिनोल्स के एसिडिक करैक्टर देख सकते। अब चलो आगे चलते हैं दोस्तों, है ना, पढ़ने को ही है बहुत सारी चीजें। हाँ जी बेटे जी। ठीक, यहां पे OH और यहां पे OH के साथ लिख देते हैं SH, ठीक है जी। यहां पे OH के साथ लिख देते हैं SH, चूचू करने वाले। ठीक है जी, SH ग्रुप लगा दिया, थायोल ग्रुप इसको बोलते हैं। ठीक, सल्फर के ऊपर लोन पेयर होते, आप सभी को पता है ये। ठीक, ऑक्सीजन फैमिली में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे इसके आसपास, ठीक है जी। अब फटाफट से बोलो इसका आई कैसा? माइनस आई। और आर कैसा? यहां पे प्लस आर, क्या यहां पे भी है? क्या यहां पे भी है? डोमिनेंट कौन? आर ही होता है डोमिनेंट। तो आर डोमिनेंट, आई कट गई, आई चले गई। ठीक, तो अब बोलो सबसे एसिडिक कौन? थर्ड वन इज मोस्ट एसिडिक क्योंकि विड्रॉइंग है। उसके बाद कौन? फर्स्ट वन, फर्स्ट के बाद सेकंड, सेकंड के बाद फोर्थ, क्योंकि आर ज्यादा कहां पे लगेगा? पैरा पे, तो पैरा पे ज्यादा रिलीजिंग होगा। रिलीजिंग ग्रुप एसिडिक करेक्टर को क्या करते हैं? डिस्टेबलाइज करते। बोलो समझ में आया? पता चला? ओके, अभी आगे चलते दोस्तों। ये मैंने एक ऐसा ग्रुप लगा के देखा, ठीक, जिसमें हमारे पास CH3 लगाया मैंने। हाँ जी, CH3 का क्या होता है? प्लस आई। साथ में क्या होता है?
हाइपर कॉन्जुगेशन। बेटा हाइपर कॉन्जुगेशन हमेशा रिलीजिंग होता है, हाइपर कॉन्जुगेशन कभी विड्रॉइंग नहीं हो सकता, हमेशा क्या होता है, रिलीजिंग। ठीक, और यहाँ पे प्लस आई, और यहाँ पे प्लस आई और एच, जहां पे दोनों इफेक्ट हैं वो ज्यादा रिलीजिंग होगा, है ना जी। और हाइपर कॉन्जुगेशन भी रिजोनेंस की तरह ही पैरा पे ज्यादा लगेगा। ठीक, तो इस हिसाब से सबसे ज्यादा एसिडिक कौन सा आया भाई, फर्स्ट, जहां पे कुछ भी नहीं बेचारा। ठीक, उसके बाद थर्ड, थर्ड के बाद कौन सा, सेकंड, सेकंड के बाद कौन सा, फोर्थ। बोलो समझ में आता है ये। हाँ जी, मेटा पे भी नहीं होती हाइपर कॉन्जुगेशन, रिजोनेंस का एक पार्ट है बेटा, रिजोनेंस की तरह का ही है, नॉट रिजोनेंस का पार्ट बोलेंगे, रिजोनेंस की तरह का, जब आएगा समझ में आ जाएगा। ठीक, ये भी रिजोनेंस की तरह ही, सिर्फ कहां पे लगता है, और दो एंड पैरा पे, ये भी मेटा पे नहीं लगता है। क्लियर, अब आ जाओ आगे। अब अगला ऑर्डर बनाएंगे मेरे प्यारे बच्चे, यहां पे है ओ एच। अब यहां पे हमने लगा दिया दोस्तों CCl3, OH, CCl3, OH, CCl3। अभी बोलो CCl3 का माइनस आई, माइनस ई आर, माइनस आई, माइनस ई आर। बोलो क्लियर, माइनस यानी विड्रॉइंग। और CCl3 की विड्रॉइंग पार ज्यादा कहां, और दो पे। तीन ग्रुप याद करो कौन कौन से, नाइट्रो, CH3, साइनाइड, ज्यादा विड्रॉइंग कहां, और दो पे। ठीक, तो बोलो इसमें एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर, सेकंड सबसे ज्यादा, फिर फोर्थ, फिर थर्ड, फर्स्ट। बोलो समझ में आती है कि पिछली भी चले जाती है। हाँ जी बोलो बेटे, जब मैं जो करवाऊंगा बेटा तब करना ना, है ना, मतलब आगे मत भाग, तेरे को मैंने बड़ी बार बताया, आगे मत भाग। और दो इफेक्ट कभी भी नहीं होता OH पे, OH इज अ स्मॉल ग्रुप, वहां पे और दो इफेक्ट कैसे होगा। आपको कल समझाया था ना कि OH NH2 और F पे कभी भी और दो इफेक्ट नहीं होता, कल करवाया था कि नहीं, है ना, कि जो आपका स्टीरिक इनहिबिशन है या और दो इफेक्ट है, ये किन ग्रुप्स पे नहीं लगता, OH पे नहीं लगता, NH2 पे नहीं लगता, F पे नहीं लगता, बिकॉज ये बहुत छोटे होते हैं, तो इसमें कोई और दो इफेक्ट नहीं है। ठीक, अब चलो आगे मेरे दोस्तों। ठीक, मैं वही बोलता हूं, तुम लेक्चर पूरा सुनते ही नहीं हो ना, क्या करूं, है ना। अभी आगे मैंने कार्बोक्सिलिक एसिड करवाना है, तो अपने आप ही आ जाना था वो। ठीक, चलो ये आ गया हमारे पास। अब मैंने यहां पर Cl लगा दिया, क्या लगा दिया, Cl लगा दिया। ठीक है जी, Cl में कौन सा इफेक्ट, माइनस आई। क्या यहां माइनस आई लिखूंगा, यहां पे भी लिखूंगा, क्या आर लिखूं, क्यों देश की इंक बर्बाद करेंगे, जब आर हमें पता है होना ही नहीं है। ठीक, होगा तो बहुत कम, उसका कोई डोमिनेंस ही नहीं। तो सबसे ज्यादा विड्रॉइंग कहां पे हुआ, सेकंड, फिर कौन सा, थर्ड, थर्ड के बाद फोर्थ के बाद। बोलो क्लियर, बात समझ में आती है, कोई दिक्कत तो नहीं होती है। हाँ जी, कौन से वाला बेटे, सेकंड में, हाँ बेटे, ये जो यहाँ पे पैरा पे हाइपर कॉन्जुगेशन ज्यादा होती है बेटा, मैंने बताया हाइपर कॉन्जुगेशन रिजोनेंस की तरह ही वर्क करती है। तो जैसे रिजोनेंस का इफेक्ट ज्यादा पैरा पे होता है, हाइपर कॉन्जुगेशन का इफेक्ट भी ज्यादा पैरा पे ही होता है। तो हाइपर कॉन्जुगेशन हमेशा रिलीजिंग होती है। क्लियर, अब देखो बेटे, अब तुमसे पूछता हूं मैं, ठीक है,
इसका ऑर्डर गलत करो जल्दी जल्दी। जल्दी जल्दी करो इसका ऑर्डर गलत। हाँ जी, देखो भैया, हम ये बोलते थे माइनस आर माइनस आई, हम ये बोलते थे माइनस आर माइनस, यहां तो आर आएगा नहीं, यहां तो माइनस आई, यहां माइनस आर माइनस आई, और हमने बोला नाइट्रो का विड्रॉइंग पावर और दो पे ज्यादा, तो इसका एक्सपेक्टेड ऑर्डर क्या है? एक्सपेक्टेड ऑर्डर क्या है भाई? 2 इज ग्रेटर देन 4 इज ग्रेटर देन 3 इज ग्रेटर देन 1, बोलो यही रहेगा। तो फिर सर ने एक्सपेक्टेड क्यों लिख दिया? क्योंकि प्यारे बच्चों, ये आ गया हमारा पहला पिटफॉल, ठीक, और हमने गिरना नहीं। डेफिनेटली कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं, हमने सब कुछ सही लगाया था, लेकिन एक कंसेप्ट जो अब हम सीख रहे हैं क्या है कि अगर मैं इसके और दो को देखता हूं और मैं ऐसा बनाता हूं, ओ एच एन डबल बॉन्ड ओ नेगेटिव 1 पॉजिटिव, ऐसा बना लेता हूं, ठीक, तो मैं क्या देखता हूं, ये एच और ओ पास पास आ गए, और एच जो है किससे जुड़ा हुआ है? ऑक्सीजन के साथ। जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ या नाइट्रोजन से जुड़ा हो हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है कि नहीं? तो यहां पे इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड हो जाता है। जब हाइड्रोजन बॉन्ड हो गया, क्या हो गया? इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, और इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड के चलते ये एच को पकड़ के रख लेगा भाई, जाने नहीं देगा। जब जाने नहीं देगा, एसडी करैक्टर को कम कर देगा कि नहीं कर देगा? इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड से यहां रिंग लाइक स्ट्रक्चर बना, रिंग लाइक स्ट्रक्चर के बनने को क्या बोलते हैं? किलेशन। क्या बोलते हैं? तो यहां किलेशन हो जाती है, और उस किलेशन के चलते ऑर्दो का जो हमारे पास एसडी करैक्टर ज्यादा होना चाहिए था, वो थोड़ा सा कम हो जाता है, ठीक है जी। यानी कि हमारे पास एक्सपेक्टेड ऑर्डर में 4 पहले आ जाता है, 2 बाद में। हाँ, इतना नहीं हो जाता कि भाई 3 से भी ज्यादा कम हो जाए, वो नहीं है ना, सिर्फ इन दो में फर्क पड़ा, फिर 3 और फिर 1। तो आपको क्वेश्चन बन गया कि ऑर्दो नाइट्रोफिनोल इज लेस एसिडिक देन पैरा नाइट्रोफिनोल। ऑर्दो नाइट्रोफिनोल इज लेस एसिडिक देन पैरा नाइट्रोफिनोल। व्हाई? बिकॉज ऑर्दो में क्या है? इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, इसलिए एच को ये क्या करेगा? पकड़ के रखेगा, इसलिए एच को देना क्या हो जाएगा? मुश्किल हो जाएगा। बोलो बात समझ में आती है? तो चलो फिर एक और समझाओ मेरे को फिर इसी बात पे। अब मैंने क्या किया, मैंने यहां पे OH तो लगाया, और साथ में फिनोल के साथ में यहां पे फ्लोरीन लगा दिया, यानी फ्लोरोफिनोल बना दिया। क्या बना दिया आपने? फ्लोरोफिनोल बना दिया, ठीक है जी। अभी बोलो भैया ऑर्डर क्या लगाएंगे मेरे प्यारे बच्चे? यहां माइनस आई माइनस आई माइनस आ ही गई, आर को मेरे को लिखना नहीं है। अब विड्रॉइंग तो सबसे ज्यादा कहां पे होना चाहिए था? और दो पे। पर क्या फ्लोरीन हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है? तो यहां पे इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा कि नहीं? तो एच देना मुश्किल हो जाएगा कि नहीं? है ना? तो ऑब्वियस सी बात है, हमारे पास इसमें ज्यादा कौन हो जाएगा? थर्ड, ठीक। आई इफेक्ट देख रहे हैं अपन, आर नहीं देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? आई। नाइट्रो में क्या देख रहे थे? आर। यहां पे क्या देख रहे हैं? आई। और फिर उसके बाद फोर्थ, फोर्थ के बाद सेकंड, सेकंड के बाद फर्स्ट। ये भी एक्सपेक्टेड से उल्टा ऑर्डर आ गया, हमारी थॉट से उल्टा आ गया। यानी अगर इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बना तो और दो वाले का एसडी करैक्टर कम हो जाता। बोलो क्लियर हो गया कि नहीं? समझ में आया? एक ऑर्डर आप बनाओगे, चलो जल्दी से गलत कर देना।
चलो जल्दी, शाबाश, अच्छे बच्चे रोते क्यों, सुंदरा के होते क्यों, जल्दी क्विकली। बनाए जी, क्या यहां पे माइनस आर था, माइनस ही आई था, ठीक। क्या यहां पे माइनस आई था, क्या यहां माइनस आर और माइनस आई था कि नहीं था। अब ऑब्वियसली आर इफेक्ट ज्यादा लगता कहां पे है, पैरा पे। ये नाइट्रो तो है नहीं, ये CH3 तो है नहीं, ये साइनाइड तो है ही नहीं, है ना, तो ज्यादा कहां लगता है, पैरा पे। तो फिर हमारे पास पहले कौन आ जाता, 4। अब भले ही इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड भी हो तब भी फर्क नहीं पड़ रहा है, तब भी तो 2 बाद में ही आएगा, है ना, क्यों, चाहे इसमें इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड हो। येट हमें ये पता है कि भैया इसका तो इफेक्ट ही और 2 पे कम था, वो तो नाइट्रो के केस में एक्सेप्शन थी, यहां तो एक्सेप्शन की जरूरत है ही नहीं। समझ में आई बात, वो तो नाइट्रो के केस में एक्सेप्शन हो सकती थी, साइनाइड के केस में कोई एक्सेप्शन होती नहीं, क्योंकि इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बन पाता, क्योंकि उसका प्लेन अलग अलग होता है। समझ में आई बात। तो यहां पे 2 4 2, फिर कौन सा 3, और फिर कौन सा 1। चाहे यहां पे इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बने ना बने, बनता तो है ही है, पर उससे हमारे को फर्क नहीं पड़ा ऑर्डर में, क्योंकि वैसे भी वही आना था, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड आने से भी वही आया, कोई चेंज नहीं हुआ। बोलो क्लियर। बेटा साइनाइड अगर इस पे होगा ना, तो लोग ऐसे समझ लेंगे कि हमारे पास OH और यहां पे CN अगर मैं लगाऊंगा तो कोई ये बोल देगा इधर इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया। नहीं बन सकता है, क्योंकि इसका प्लेन अलग अलग होगा, इस H का प्लेन अलग और इस N का प्लेन अलग होगा, तो इसमें इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनता है। बोलो क्लियर। तो इसमें और दो वाला ज्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड होगा, क्योंकि आपको पता है साइनाइड इज मोर विड्रॉइंग एट और दो। बोलो क्लियर। तो एक बार थोड़ा पीछे चलें, हैं, थोड़ा सा समझ में आए कि हमने क्या पढ़ लिया, फिर आगे जाएंगे ना, ठीक, नहीं तो सारा कुछ एक जैसे लगता है। तो आज सर ने कोशिश की, पहले रिजोनेंस का छोड़ो, आर इफेक्ट पे ध्यान दिया। तो आर इफेक्ट पे सर ने बताया कि रिलीजिंग ग्रुप कटायंस को स्टेबलाइज करते हैं और विड्रॉइंग ग्रुप डीस्टेबलाइज करते हैं। फिर हमने ये देखा कि आर भी लगाते हैं, आई भी लगाते हैं, और हमें देखते हैं कौन डोमिनेंट है, जो डोमिनेंट होता है उसको रहने देते हैं, जो वो नहीं होता डोमिनेंट उसको काट देते हैं, उसके हिसाब से हम देख लेंगे। पर फिर मैंने ये भी बताया आगे कि जो आर इफेक्ट होता है वो कहां पे लगता है, ऑर्थो और पैरा पे, आई इफेक्ट ऑर्थो मेटा पैरा पे। आर इफेक्ट ज्यादा कहां लगता है, पैरा पे, देन दैट ऑफ ऑर्थो पे। पर नाइट्रो, साइनाइड और CH3 ऐसी 3 बीमारियां हैं जिसमें ऑर्थो पे विड्रॉइंग पावर ज्यादा होती है बिकॉज ऑफ इट्स एक्सेसिव माइनस आई। क्लियर। और बाकी सब जगह पैरा वाला ज्यादा विड्रॉइंग रहेगा। और इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा कहां लगता है, ऑर्थो मेटा एंड पैरा पे। मेटा पे सिर्फ क्या लगता है, आई इफेक्ट, आर इफेक्ट नहीं लगता। उसके हिसाब से हमने कटायंस की स्टेबिलिटी बना के देखी, हमें समझ में आ गया था। बोलो आया था कि नहीं आया था। इसमें मैंने एक ग्रुप ऐसा लगा के बताया जिसमें ऑर्थो पे ज्यादा विड्रॉइंग हो, एक ग्रुप ऐसा लगा के बताया जिसमें पैरा पे ज्यादा विड्रॉइंग हो, एक ग्रुप ऐसा बताया जिसमें आई अलग और आर अलग हो पर आर की डोमिनेंसी हो, एक ग्रुप मैंने ऐसा लगा के बताया जिसमें आई और आर अलग हो लेकिन आई की डोमिनेंसी हो, है ना भाई। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए थी। और फिर हमने ये भी देखा कि अगर एक नाइट्रो है, 2 नाइट्रो है, 3 नाइट्रो है, फिर उसकी पोजीशंस हैं, उसको अलग अलग किया हमने। उसके बाद हम आगे चले गए, एसिडिक स्ट्रेंथ पढ़ने की कोशिश करने लगे। पहले अनायन का बता दिया, बोला अनायन अब आप कर ही सकते हो, ठीक, सेम ही है, बस अनायन को विड्रॉइंग ग्रुप क्या करेंगे, स्टेबलाइज। फिर फिनोल का हमने देखा तो बोला एसिडिक करैक्टर कौन बढ़ाते हैं, विड्रॉइंग ग्रुप्स, और रिलीजिंग ग्रुप क्या करते हैं, एसिडिक करैक्टर को कम करते हैं। उसके हिसाब से हमने फिनोल के ऑर्डर लगाए। फिर हमने ये कहा कि भैया अब हम इसके ऑर्डर लगाएंगे। एक ग्रुप ऐसा लगा के बता दिया जिसमें आर और आई अलग हो लेकिन आर डोमिनेंट हो पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनती हो। एक ग्रुप ऐसा लगा के बता दिया जिसमें आई हो और एच हो, आर हो ही ना।
एक ग्रुप ऐसा लगा के बता दिया इसमें आई और आर दोनों नेगेटिव है और डोमिनेंसी किसकी है, दोनों की, आर की डोमिनेंसी और दो पे ज्यादा विड्रॉइंग है। और एक ग्रुप ऐसा लगा के बता दिया जहां पे माइनस है, फिर एक इंट्रा माइनस आई है, फिर एक ग्रुप ऐसा लगा के बता दिया जिसमें इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है और उसमें विड्रॉइंग पावर और दो पे ज्यादा होनी थी लेकिन वो कम हो गई, एक्सेप्शन पिटफॉल। क्लियर। और दूसरा पिटफॉल यहां बता दिया, यहां पिटफॉल नहीं था। अगर आप बाई चांस इसमें भूल भी जाते कि इसमें हमारे पास इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड है, मान लो भूल गए, क्या तब ऑर्डर गलत होता? तब भी तो गलत नहीं होता, तब भी आप सही लगाते, क्योंकि आपको पता है बाकी सब ग्रुप में पैरा पे विड्रॉइंग पावर ज्यादा होती देन नाइट्रो साइनाइड CH3। बोलो क्लियर? तो जितना पढ़े समझ में आया। आगे चलते हैं दोस्तों। ठीक, अगली बात, अब बेंजोइक एसिड की बात करते हैं। किसकी बात करेंगे? बेंजोइक एसिड की बात करेंगे। ठीक है, बेंजोइक एसिड क्या होता है? ठीक, सबसे पहली बात, सबसे पहला क्वेश्चन थोड़ा सा समझने का, इसमें रिजोनेंस भी आएगी, रिजोनेंस की भी एप्लीकेशन होगी एक, और फिर मीजोमेरिक इफेक्ट की एप्लीकेशंस होंगी। ठीक, और फिर इसमें और दो इफेक्ट की एप्लीकेशन भी आएंगी, है ना बच्चे? धीरे धीरे रे मना। ठीक, अब मेरे प्यारे प्यारे से बच्चों, जो बेंजोइक एसिड है क्या वो इस तरह का एसिड है? हाँ जी, इसके लिए सर ने शायद कोई स्पेशल बात बताई थी आप। वाटर, ठीक, इसने अपना दिया H और क्या बना दिया, यहां पे C डबल बॉन्ड O, यहां पे O नेगेटिव, और साथ में बनाया H3O पॉजिटिव, है ना जी? इसको क्या बोला? बेंजोएट आयन। क्या बोला? बेंजोएट आयन। अब बेंजोएट आयन में सर ने एक स्पेशल चीज बताई तुम्हारे को, जो कि बोला कि लड्डू लोगों को पता ही नहीं होता है। क्या बताया था बच्चों? क्या ये वाले बॉन्ड इसकी रिजोनेंस में है? तो इसके रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर अगर हम बोले तो कितने बनाएंगे? यहां से यहां, यहां से यहां, हम सिर्फ दो ही बनाएंगे। बाकी बेंजीन की रिजोनेंस तो चलो है ही है, लेकिन वो कंट्रीब्यूट नहीं कर रही है एसिडिक कैरेक्टर में, एच देने में वो कंट्रीब्यूट नहीं कर रही है, क्योंकि वो हमारे पास इस आयन को स्टेबल नहीं कर रही। वो आपस में रिजोनेंस है, ओके डन, बट क्या इस आयन की स्टेबिलिटी में उसकी कोई कंट्रीब्यूशन है? नहीं है ना। तो इसके दो ही रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। वहीं पर एक अभी अभी पढ़ा भाई लोग, फिनोल। क्या पढ़ा? फिनोल। फिनोल क्या होता था? ये होता था, हमने बोला इसको भी हम पानी में डाल देते होते हैं, जब पानी में डालते हैं ये भी क्या बनाता है? O नेगेटिव, और यहां पे H3O पॉजिटिव। इस आयन को हम क्या नाम देते हैं? इसको हम या तो फिनोक्साइड बोल देते हैं और या फिर फीनेट आयन बोल के भी चला लेते हैं, बात एक ही है। क्या फीनेट आयन के इलेक्ट्रॉन रिजोनेंस में है? बेंजीन रिंग की रिजोनेंस में है? तो इसके रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितने बने? O नेगेटिव, हाँ जी। क्या यहां के इलेक्ट्रॉन यहां और यहां के इलेक्ट्रॉन यहां जाएंगे? क्या इसमें ऐसा होता था? नहीं होता था। तो अगली कहानी हमारे पास क्या आ जाती थी? अगली कहानी हमारे पास ऐसी आ जाती थी, यहां पे O, यहां पे 1 नेगेटिव, यहां पे ये। ठीक है जी। अगला रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या बनता था? यहां के इलेक्ट्रॉन यहां, यहां के इलेक्ट्रॉन यहां। बोलो ऐसे बनाते थे हम लोग। अब तो तुम इंटेलिजेंट होने लग गए हो धीरे धीरे। बोलो ऐसा था। फिर यहां के इलेक्ट्रॉन यहां और यहां के इलेक्ट्रॉन यहां होते थे।
अगला स्ट्रक्चर कैसा बन जाया करता था प्यारे प्यारे से बच्चों? क्या ऐसा बनता था? यहां के इलेक्ट्रॉन यहां और यहां के इलेक्ट्रॉन यहां होते थे। तो बैक टू द पवेलियन, जैसे अरमान जी बोल रहे हैं मन मन में, कितने रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर? 5। अब अगर मैं, हमारी जो मैम है, इनके हिसाब से चलूं कि मोर रिजोनेंस मोर स्टेबिलिटी, है ना बेटा? है ना? नहीं नहीं, आप गलत थोड़ी है, गलती तो कहीं है ही नहीं है, वही बात है, मैं वही एक्सप्लेन कर रहा हूं। अब हमारे को क्वेश्चन आ गया कि बेंजोएट आयन हैव 2 रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, बोलो सही बोल रहा हूं? एंड फिनॉक्साइड हैव 5 रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। तो बेटा अर्शिया, स्टेबल कौन होना चाहिए बेटा? एक में 2 रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर, एक में 5 रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ऑब्वियसली फिनॉक्साइड ज्यादा स्टेबल होना चाहिए। और अगर फिनॉक्साइड ज्यादा स्टेबल होगा तो इसका मतलब फिनोल शुड बी स्ट्रॉन्गर एसिड। जो ज्यादा स्टेबल अनायन, वो उतना आसानी से एच देगा कि नहीं? तो अनायन बनने के बाद इसके 5 रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, तो ज्यादा स्टेबल होना चाहिए था। तो हमारी बुद्धि तो यही कह रही है कि फिनॉक्साइड के 5 रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, इसलिए फिनॉक्साइड ज्यादा स्टेबल है, इसलिए ज्यादा आसानी से बनेगा, इसलिए फिनोल ज्यादा एसिडिक होना चाहिए कि नहीं? बट हमने बोला बेंजोएट आयन हैव 2 रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बट फिनॉक्साइड हैव 5 रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर, येट benzoic acid is stronger acid than phenol. Organic chemistry is full of surprises, isn't it? ठीक, तो क्या है हमारे पास कि बेंजोएट आयन जो है उसके 2 रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर, जबकि फिनॉक्साइड के 5 रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर, येट बेंजोइक एसिड स्ट्रॉन्गर है। अरे होना कौन चाहिए? फिनोल, क्योंकि जिसका आयन ज्यादा स्टेबल होगा वो ज्यादा आसानी से बनेगा। अगर फिनॉक्साइड ज्यादा स्टेबल है, 5 रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं, ज्यादा स्टेबल है, तो ज्यादा आसानी से बनना चाहिए, उसको एच ज्यादा आसानी से देना चाहिए और वो ज्यादा एसिडिक होना चाहिए। पर हमने बोला बेंजोइक एसिड ज्यादा है। अब ऐसा क्यों है जी? देखो बेटा, इसका लॉजिक देखते हैं। ओके, इसके 2 रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, इसके 5 रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, बट इसके 5 रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर में जो 3 स्ट्रक्चर है ना बेटा जी, थोड़ा इसमें ध्यान दो। इसमें नेगेटिव चार्ज जो है वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पे है, कार्बन पे, है कि नहीं? तो इनकी कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स रिजोनेंस इज वेरी लेस। तो क्या होता है, इन 3 स्ट्रक्चर्स में नेगेटिव चार्ज इज ऑन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव को ऐसे लिख देता है ना, नेगेटिव चार्ज ऑन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, देयरफॉर इनकी कंट्रीब्यूशन इज लेस। इनकी कंट्रीब्यूशन लेस है, तो मेनली कंट्रीब्यूशन इन 2 की रह गई, उसकी तो कंट्रीब्यूशन रही नहीं। कंट्रीब्यूशन यहां इसकी और यहां इसकी 2 की रह गई। तो ठीक है, उसमें 5 रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर थे, 3 तो मूर्ख बनाने वाले थे, 3 जिसकी कोई कंट्रीब्यूशन खास थी नहीं, चिन्नी मिंदी। ठीक, 2 के ही हमारे पास ज्यादा कंट्रीब्यूशन थी, और यहां पे भी 2 की कंट्रीब्यूशन ज्यादा थी। पर यहां पे नेगेटिव चार्ज इज डिस्पर्स्ड ऑन 2 ऑक्सीजन्स, 2 इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे, और यहां पे नेगेटिव चार्ज इज डिस्पर्स्ड ऑन 1 ऑक्सीजन। क्या था कि एक 100 किलो की बोरी थी, ठीक है जी, एक अखाड़े में 2 सुमो पहलवान थे, एक अखाड़े में 1 सुमो पहलवान और 4 छोटे बच्चे थे, ठीक है जी। अब मेरे को यह बताना है कौन उस बोरी को ज्यादा आसानी से संभालेगा। अब 2 सुमो जो हैं वो 100-100 किलो की बोरी उठा लेंगे भाई, पहले एक उठाएगा, जब वो थक जाएगा दूसरे को दे देगा, दूसरा पहले को दे देगा,
तो ऐसे वो स्टेबल रहेंगे। बट वहीं पर अब जिस अखाड़े में आपके पास बेचारा एक सूमो और 4 बच्चे छोटे छोटे, अब सूमो थक गया, उसने बच्चों को पकड़ा, बच्चा दब गया, मर गया बेचारा, है ना। उसने अगले बच्चे ने पकड़ा, वो मर गया, है ना। तीसरे बच्चे ने मरा, वो मर लिया, तो फिर बचा किस पे वो बोरी का पूरा सिर्फ एक सूमो पे, तो धीरे धीरे वो भी गिर जाएगा, है ना। तो सिमिलर कहानी यहां हो गई कि हमारे पास क्या था कि ठीक है यहां 2 सूमो थे, यहां पे सूमो एक ही था, ये और ये एक ही है, बस उसकी फोटोकॉपी है ना भाई, ये एक ही एक तरह से, पर चलो 2 बोल लो, ठीक है जी। और यहां पे हमारे पास 3 छोटे बच्चे, ये तो मर गए, रह गए ये, और अब एक ही बंदे को नेगेटिव चार्ज उठाना है, और यहां 2 इलेक्ट्रोनेगेटिव को नेगेटिव चार्ज बांटना है। तो क्या बेंजोएट ज्यादा स्टेबल हो गया कि नहीं? और इसलिए बेंजोइक एसिड स्ट्रॉन्गर हो गया कि नहीं? तो ये क्वेश्चन तुम्हारी एनसीईआरटी में डाल दिया गया, बोला कि भैया बेंजोएट आयन जो है वो 2 रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर रखता है, फिनॉक्साइड 5 रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर रखता है, फिर भी बेंजोइक एसिड स्ट्रॉन्गर है। तो आप बोलोगे ठीक है जी, वो इसलिए है क्योंकि इसमें 3 रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर की कंट्रीब्यूशन वैसे ही बहुत कम है, ठीक है जी। तो वो कंट्रीब्यूट ज्यादा करते ही नहीं, करते यही 2 कंट्रीब्यूट है, और इसमें नेगेटिव चार्ज एक ही ऑक्सीजन पे, एक ही सूमो पे है, जबकि यहां पे नेगेटिव चार्ज 2 ऑक्सीजन शेयर कर रहे हैं, तो ज्यादा आसानी से स्टेबलाइज करेंगे। तो बेंजोएट आयन इज मोर रिजोनेंस स्टेबलाइज्ड। देखो बेटा, वन थिंग इज स्टेबल, अनदर थिंग इज रिजोनेंस स्टेबलाइज्ड, दोनों में फर्क है। स्टेबल एक अलग बात होती है, रिजोनेंस स्टेबलाइजेशन एक अलग बात होती है। जैसे किसी की स्टेबिलिटी में बहुत सारे फैक्टर कंट्रीब्यूट करते हैं, उनमें से रिजोनेंस एक फैक्टर होता है। जब हम बोलते हैं रिजोनेंस स्टेबलाइजेशन, तो सिर्फ स्टेबलाइजेशन ड्यू टू रिजोनेंस। और जब हम बोलते हैं स्टेबल, जब हम क्या बोलते हैं स्टेबल, उसमें बहुत सारी चीजें आ जाती है। क्या उस पर चार्ज तो नहीं है, ठीक, वो ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। मैंने आपको पिछले दिनों रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी बताई, मैंने बोला पेपर में क्वेश्चन आता है। बेटा कल का मेंस का पेपर खोल लो, आया था क्वेश्चन, आया था, आया था, और बच्चों ने सही किया, बच्चों ने बिल्कुल सही किया, ठीक। तो बिल्कुल डेफिनेटली ये क्वेश्चन आना ही है, तुम्हारे समय में भी आना है, इसलिए बहुत ध्यान से पढ़ना है, ठीक। तो घबराना नहीं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत सारा कुछ होता है, ठीक, बहुत सारी चीजें होती है, और धीरे धीरे इसकी बदलियां छटने लग जाती है। जब ये चीजें शुरुआत में, क्योंकि पहली बार पढ़ रहे हो, अभी कंफ्यूजन है, क्योंकि आधी चीजें पता नहीं है, आधी चीजें पता है, सर लिख देते हैं एच पढ़ाया है नहीं, इंटरेस्टिंग है ना, लिख देते कि इसका एच इफेक्ट है, पढ़ाया है नहीं, तो ऑब्वियसली परेशानियां हैं। लेकिन एक बार लेट अस कंप्लीट, फिर जब हम उसको अच्छे से मगर आपस में जोड़ेंगे, उन सारी लड़ियों को आपस में जोड़ेंगे, मजा आ जाएगा, सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक। आपके जो जितने डाउट्स हैं 80% डाउट वहीं खत्म हो जाएंगे, ठीक। सुना है हमारे सेंटर के बच्चे ने 73 आउट ऑफ 75 सही किए हैं। सो विल ही बी नॉट इन द टॉप्स ऑफ इंडियन स्टूडेंट्स, है ना। तो बेटा इनके लिए पढ़ाते हैं हम +1 +2 के लिए नहीं बने ना, डेफिनेटली हमें पढ़ाना है। हम कमी तो वहां पे भी नहीं छोड़ते। अभी आपका +2 का रिजल्ट आएगा, आप देख लीजिएगा, एवरी सिंगल बच्चा विल गेट अबव 99 95% 90%, क्योंकि जिसने अगर अच्छे लेवल का पढ़ा है तो छोटे लेवल का उसको दिक्कत क्या है यार, समझ में आई। अब ये ओनस तुम्हारे पे, लेगेसी तुमने कैरी ऑन करनी है। आपने 2 साल के रिजल्ट अपनी आंखों के सामने देख लिए 5-6 के, उससे पहले सुने होंगे, बट अब 2 साल के रिजल्ट आपकी आंखों के सामने आए, और कोई झूठा इसमें। Aniket is the only student in Tri-City which is selected for IIST, isn't it? A batch of 50 students get 4 IITians. Creditable achievement or not? ठीक, इस बार भी आप देखेंगे ऐसा ही कुछ होगा। आपको इसी बैच से, एक बैच से IITian भी मिलेंगे, मेडिकोस भी मिलेंगे। अब लेगेसी आपके ऊपर है भाई, अब बारी आपकी है। अगली बार सुनना चाहूंगा
क्या आप में से किसी के 75 ऑन 75 है, किसी के 180 आउट ऑफ 180 है जो नीट के लिए बैठा है। ठीक, हम अपनी तरफ से 100% देंगे, आप लोगों को खुद 100% करना है। इसलिए छोटी छोटी चीजें +1 +2 ये चीज होती है। क्या फायदा कि मैंने +1 में 99% ले लिए, ठीक, यहाँ +2 में मैंने 99% ले लिए सर, और मेरी सिलेक्शन नहीं हुई। चुन जाओगे 99% का है भाई, यू ऑट टू बी सिलेक्टेड। आपके +2 में 80% है, आपका कंपटीशन में रैंक 1 है, आप बड़े की बाकी बड़े, तो कंसंट्रेट योरसेल्फ। ठीक, मैं आपको पूरी ग्लिम्स देके चलता हूं बेटा टिल एडवांस्ड, छोड़ता कुछ नहीं हूं मैं, और किस तरह की तरस भी नहीं खाता हूं। ठीक, तो आप लोग मेहनत करें, बस हार्ड वर्क करें, दैट इज द ओनली की टू सक्सेस। ठीक, आपको यहाँ सबसे अच्छे टीचर मिल रहे हैं, सबसे अच्छा मटेरियल मिल रहा है, सबसे अच्छा पढ़ाया जा रहा है। ठीक, एंड उसका कोई ऐसा नहीं आप के पास लेक्चर आप लगा ही रहे हैं, आप यही लेक्चर कहीं पे लगा लें यार, आजकल तो नेट पे सब कुछ अवेलेबल है। क्यों जी, पढ़ ले रीजोनेंस कहीं और फिर कंपेयर कर ले सर की रीजोनेंस के साथ, है भाई, ओपन चैलेंज है। और हाँ, अगर आपको आला दर्जे, मतलब जो हम सेकंड लेवल पे जाएंगे, जब हम +2 में जाएंगे, ठीक, अगर आपको अभी ड्रॉपर्स वाली देखनी है ऑर्गेनिक, तो भैया ड्रॉपर का भी मेरा एक प्लेलिस्ट बना हुआ, जरा उसमें भी नजर इनायत करना, तुम्हें पता चलेगा कि दुनिया बहुत आगे है। ठीक, अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो 60% है, हम इसको 100% बनाएंगे, बट विद टाइम बनाएंगे ना बेटा। ठीक, तो चलिए, एनी हाउ उम्मीद करता हूं ये बात समझ में आ गई कि बेंजोइक एसिड ज्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड क्यों है, पता चला। अब जैसा हमने फिनोल के साथ किया था, लेट वी डू विद बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड में देखेंगे कि स्ट्रेंथ ऑफ एसिड कैसे है और मेरे बच्चों को क्या समझ में आया। यहां है COOH, ठीक, अकेला बेंजोइक एसिड है भाई, कुछ नहीं है। और यहां COOH CH3, बेटा इसको कॉमन में टॉलुइक एसिड बोल देंगे। क्या बोल देंगे, टॉलुइक एसिड, है ना, टॉलुइन होता है बेंजीन के ऊपर CH3, तो टॉलविक एसिड। अभी आ जाएगा तुम्हें नॉमेनक्लेचर, टेंशन नहीं लेने का। इसके बाद हमारे पास COOH, और यहां मान लो हमने लगा दिया OCH3, इसको एनिसिडिक एसिड बोल देते हैं कॉमन नेम में। कॉमन नेम की कोई टेंशन नहीं है, ठीक, वो टाइम के साथ अपने आप ही क्लियर हो जाते हैं। ये एनिसिडिक एसिड। ऐसे ही प्यारे प्यारे से बच्चों, ये एनिलिनिक एसिड, ठीक है जी। ऐसे ही हमारे पास क्लोरोबेंजोइक एसिड, ठीक है जी। अभी तुमसे बोला एसिडिक करैक्टर का ऑर्डर लगा दो, तो क्या मेरे बच्चे लगा पाएंगे, हैं भाई। यहां पे कौन सा इफेक्ट, +I, और साथ में जो सर ने नहीं पढ़ा है, ठीक, यहां कौन सा, +R, वही लिख दूं, I लिखने की जरूरत तो नहीं है। यहां पे +R, क्या I लिखूं, यहां पे क्या R लिखूं, तो बोलो सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड। ओह, एक और बना लेते यार, एक चीज रह गई हमारे पास, है ना जी। अब इसका -R भी, तो बोलो सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड फटाफट। सबसे पहले वाला 6th, क्यों जी, 6th के बाद 5th, 5th के बाद 1st, 1st के बाद 2nd, 2nd के बाद R देने वाले हैं। ज्यादा कौन देगा R, अरे NH2 का +R ज्यादा होता है कि नहीं, इलेक्ट्रोनेगेटिव नाइट्रोजन की कम है कि नहीं, तो बोलो इसमें से ज्यादा कौन, 3, और लास्ट में कौन, 4। बेटा ये कम रिलीजिंग है और ये ज्यादा रिलीजिंग है। ज्यादा रिलीजिंग एसिडिक स्ट्रेंथ को क्या करेगा, कम करेगा, तो इसका कम एसिडिक स्ट्रेंथ, इसका थोड़ा ज्यादा।
बोलो क्लियर, समझ में आया जी। लेकिन अब वहीं पर आ जाते जहां से हमारी दुनिया शुरू हुई थी, COOH। ठीक है जी। अब की बार नो मोर सरकार, ठीक। अब की बार अब की बार फर्स्ट रैंक यार, है ना भाई। लो जी, अब हमने नाइट्रो लगा दिया। अब बेटे बेंजोइक एसिड में COOH इज अ बड़ा ग्रुप, और याद रखना इसमें और दो इफेक्ट होता है, और दो इफेक्ट कहता है कि और दो वाला सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड है इररिस्पेक्टिव टू इफेक्ट, यानी और दो को देखना ही नहीं है, ये तो बेशरम बन के पहले नंबर पे लिख देना है, ठीक। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, इसको सोचना ही नहीं है, हमें इसको सोचना है। यहां पे क्या -I, और यहां पे क्या -I और -R। बोलो समझ में आया। तो बोलो फिर दूसरे नंबर पे 4, तीसरे नंबर पे 3rd, चौथे नंबर पे 1st। बोलो क्लियर। इसमें और दो वाला तो हमने सोचना है ही नहीं, और दो पे चाहे कोई भी ग्रुप होगा उसका एसिडिक स्ट्रेंथ हमेशा ज्यादा ही होगा, ठीक। आगे चलते दोस्तों, मान लो कहानी कुछ ऐसी है, OH नहीं, OH नहीं, हम तो COOH की बात कर रहे। अब ये है टॉल्विक एसिड्स, क्या है टॉल्विक एसिड्स, ये लो लिख देता हूं मैं, टॉल्विक एसिड्स, ठीक है जी, ताकि टेंशन ही ना रहे टॉल्विक एसिड क्या बला है। COOH CH3 और COOH CH3, ठीक है जी। अब इसके एसिडिक स्ट्रेंथ को लगाना है, बेशरम बन के 2 तो पहले लिख दो, और दो वाले के लिए तो हम बेशरम है, सोचने का ही नहीं है, बाकियों को सोचेंगे। यहां पे क्या आएगा +I, यहां +I भी, और जो सर ने नहीं कराया वो भी, ठीक। तो ज्यादा रिलीजिंग कौन हुआ, तो सबसे ज्यादा एसिडिक इसमें कौन सा रह गया, 1st, फिर 3rd, फिर 4th। बोलो समझ में आता है। आगे चलो जी, अगला हम पढ़ लेते हैं जी एनिसिडिक एसिड्स। एनिसिडिक नहीं, एनिसिडिक नहीं, पहले एनिलिनिक एसिड पढ़ेंगे अपन। एनिलिनिक सैलिसिलिक एसिड, मूड ही चेंज हो गया, सैलिसिलिक एसिड। अब सैलिसिलिक एसिड क्या है, देखो जी, हमारे पास ये तो बेंजोइक एसिड होता था किस जमाने में, है ना। अभी इसके साथ अपन लगा दिए OH, क्या लगा दिए OH, और अपन यहां लगा दिए COOH OH, यहां पे COOH और OH, ठीक है जी। आपको अच्छे से पता है इसके लिए बेशर्म है हम, ठीक है जी। ये तो नंबर 1 पे हमने लगाना है, सोचना ही नहीं। अब यहां क्या -I, यहां क्या +R। तो बोलो फिर इसके बाद 3rd, 3rd के बाद 1st के बाद 4th। बोलो समझ में आई। चलो आगे चलते दोस्तों, ठीक। आगे अगर मान लो हम लोगों ने कुछ ऐसा लगा दिया, बेटा बिल्कुल चूचू नहीं करो, चूचू करना शेर के लिए खतरनाक होता है भाई। ठीक है जी, ठीक है। तो बोलो पहले नंबर पे 2, 2 ही नहीं रट लेना, और दो वाला, और दो वाला। अब यहां पे क्या -I, R लिखने की जरूरत है क्या, तो बोलो अब दूसरे नंबर पे कौन, 3rd, 3rd के बाद कौन, 4th के बाद कौन, बोलो क्लियर। तो इसमें और दो इफेक्ट देखते हैं और बाकी में इफेक्ट देखते हैं। पर पिटफॉल्स, जब तक पिटफॉल ना करो अपने पेट में
दर्द रहती है। पिटफॉल, कहां पे गलती करोगे जो सर नहीं होने देंगे किसी भी कीमत पे नहीं। ठीक, सबसे पहले तो आप जो पिटफॉल करेंगे वो करेंगे ठीक है जी, ठीक है जी। अब इसमें माइनस आई, यहां पे भी माइनस आई, यहां पे भी माइनस आई। माइनस आई किसका ज्यादा होता है भाई? किसका ज्यादा होता है? क्लोरीन का ज्यादा होता है ना भाई? फ्लोरीन का उससे ज्यादा, क्लोरीन का उससे कम, ब्रोमीन का सबसे कम। तो एक्सपेक्टेड ऑर्डर क्या? एक्सपेक्टेड ऑर्डर बोलो फटाफट। 1 इज ग्रेटर देन 2 इज ग्रेटर देन 3, है ना? पर ऐसा हुआ नहीं। ये हमारे पास क्लोरोबेंजोइक एसिड स्ट्रॉन्गर देन फ्लोरोबेंजोइक एसिड। क्लोरो इनमें सबसे ज्यादा हो गया। रीजन, रीजन क्या होता है बेटा? इधर कार्बन एटम 2p, फ्लोरीन का भी 2p। क्योंकि यहां पे 2p ओवरलैप होता है, तो फ्लोरीन का जो एम इफेक्ट या आर इफेक्ट है वो थोड़ा ज्यादा हो जाता है। आपने पढ़ा था फ्लोरीन का एम इफेक्ट क्लोरीन से ज्यादा होता है, पढ़ा था कि नहीं? तो वो इसके इंक्रीज्ड माइनस आई को थोड़ा क्या कर देता है? डिक्रीज कर देता है। इसके इंक्रीज्ड माइनस आई को थोड़ा क्या कर देता है? डिक्रीज कर देता है। क्यों? क्योंकि इसमें 2p ओवरलैप इफेक्टिव ओवरलैप है, तो इसका एम इफेक्ट, फ्लोरीन का आर इफेक्ट या एम इफेक्ट इज मोर, विच कंपनसेट द माइनस आई इफेक्ट, जो माइनस आई इफेक्ट को कम कर देता है। इसलिए फ्लोरोबेंजोइक एसिड इज वीकर देन क्लोरोबेंजोइक एसिड। तो इसमें सबसे स्ट्रॉन्ग क्या बन जाता है? क्लोरो। समझ में आई? क्लियर? अगला पिटफॉल, अगर मैं एनिसिडिक एसिड्स की बात करता हूं, किसकी? एनिसिडिक एसिड्स, एनिसिडिक एसिड्स। नो, एनिसिडिक एसिड क्या है? बेंजोइक एसिड के साथ OCH3 लगा रहता हो। क्या लगता हो? OCH3 लगता हो। ठीक है जी, ठीक है जी, समझ में आता है। अब इस केस में अगर हम एक्सपेक्टेड ऑर्डर लगाते तो मेरे प्यारे बच्चे क्या लगाते? 2 के लिए हमने बेशर्मी बरती हुई है। उसके बाद हम क्या लगाते? क्योंकि यहां पे माइनस आई और यहां पे प्लस आर, यही होता कि नहीं? तो 2 के बाद क्या लिखाते? 3, 3 के बाद क्या लगाते? 1, 1 के बाद क्या लगाते? 4। ये एक्सपेक्टेड ऑर्डर होता। हाँ जी। बट एक्सपेरिमेंटली इट हैज बीन फाउंड दैट यहां पे 2 तो स्ट्रांग है ही है, बट इज इक्वल टू 3। ये एक्सपेरिमेंटली जांच के फैक्ट है कि ऑर्थो इफेक्ट के चलते ये ज्यादा एसिडिक है और इसमें माइनस आई इफेक्ट है तो एसिडिक है, पर इनका के दोनों का बराबर पाया गया। के दोनों का बराबर पाया गया, इसलिए दोनों बराबर होते हैं। ठीक, आफ्टर ऑल बेटा हम जो एक्सप्लेनेशन देते हैं वो एक्सप्लेनेशन तो पहले हमने एसिडिक स्ट्रेंथ देख ली, उसके बाद उसको एक्सप्लेन किया है ना भाई। हमने पहले के लगा दिए होंगे फिर उसको एक्सप्लेन किया ऐसा क्यों हुआ, है ना? तो ये एक्सपेरिमेंटली हमने देखा कि दोनों बराबर आ गए। अब इसका लॉजिक सिर्फ यही था कि ऑर्थो की वजह से बड़ा होगा और ये माइनस आई के बराबर बड़ा होगा, और दोनों की जो इंक्रीज इन एसिडिक स्ट्रेंथ लगभग सिमिलर होती होगी, और इसी वजह से इनका ऑर्डर औरों से अलग है, और इसीलिए तुम्हारा पिटफॉल है जो तुम गलत कर सकते हो। सभी करते इसको गलत। ठीक, एक लास्ट पिटफॉल, अगर मान लो एक है बेंजोइक एसिड,
दूसरा एनिलिनिक एसिड। अब हम बात कर रहे हैं एनिलिनिक एसिड की। चूचू नहीं करना यार प्लीज। एनिलिनिक एसिड, जो बेटे एनिलिनिक एसिड होता है, इसमें नो ऑर्थो इफेक्ट। इसमें हम ऑर्थो इफेक्ट नहीं लेते। क्यों नहीं? ऐसा नहीं है कि होता नहीं होगा, पर क्यों नहीं लेते उसको एक्सप्लेन करेंगे अपन। ठीक, अगर नहीं लेंगे पहले ऑर्डर लगा लेते हैं, फिर एक्सप्लेन कर देंगे। अब इसका क्या आ गया? क्या इसका प्लस सर आ गया? इससे पहले तो हम ऑर्थो वाले को देखते भी नहीं थे, पर अब इसका प्लस सर आ गया। यहां पे माइनस आई आ गया, यहां प्लस आर आ गया, है ना। और माइनस आई वाला क्या होता है? विड्रॉइंग। तो अकॉर्डिंगली ऑर्डर क्या रहना चाहिए? 3 इज ग्रेटर देन, इसमें क्या रहता है बेटा? 1 सबसे ग्रेटर होता है, फिर 3 आता है, फिर उसके बाद हमारे पास ऑब्वियसली आर इफेक्ट ज्यादा कहां पे होता है? पैरा पे, तो ज्यादा रिलीजिंग होगा। और यहां पे हमारे पास फिर कौन सा आ जाएगा? 2, और लास्ट में क्या आ जाएगा? 4। अब इसमें दो चीजों की प्रॉब्लम आई। पहली बात, यहां माइनस आई इफेक्ट होते हुए भी ये ज्यादा स्ट्रॉन्गर क्यों है? माइनस आई इफेक्ट ज्यादा होते हुए भी ये ज्यादा स्ट्रॉन्गर क्यों है? ठीक। और दूसरी कहानी ये कि इसमें ऑर्थो इफेक्ट क्यों नहीं हुआ? देखो बेटे, डेफिनेटली NH2 का माइनस आई है, बट एक घोर निकम्मा माइनस आई। आपको पता है NH2 जो होता है, इसका माइनस आई बहुत 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 कम होता है, सबसे कम ग्रुप्स वाले में से है। और ऊपर से मेटा पे लग गया, उसकी जगह भी क्या हो गई? दूर हो गई। तो इसका विड्रॉइंग इफेक्ट ऑलमोस्ट क्या हो जाता है? जीरो ही हो जाता है। ऑलमोस्ट क्या हो जाता है? जीरो ही हो जाता है। और उल्टा आर इफेक्ट इसका होता है, थोड़ा बहुत आर इफेक्ट ये बेंजीन रिंग पे डालता है, इस पे नहीं डालता है। थोड़ा बहुत आर इफेक्ट, क्योंकि अगर इसको छुपा लो तो अपना आर इफेक्ट देगा ना ये। वो तो हम बोल रहे इसके ऊपर इसका इफेक्ट नहीं होता मेटा पे। हम बोलते हैं मेटा पे लगने वाले ग्रुप का इफेक्ट इस पे नहीं होता। मैं इसको छुपा लूं तो ये अपना इफेक्ट देगा कि नहीं देगा? तब थोड़ी मेटा लगा हुआ है। अगर मैं ऐसा कोई बनाता हूं तो क्या मैं ऐसा बोल दूंगा कि ये मेटा एनिलीन है? क्या इसको मेटा बोल दूंगा? तो बेटा इसका यहां पे रिलीजिंग इफेक्ट तो होगा ना। इसका आर इफेक्ट बहुत ज्यादा होता है, आई इफेक्ट बहुत कम होता है। इस वजह से एक्चुअली इसका माइनस आई कंपनसेट हो जाता है बाय इट्स वेरी हाई आर इफेक्ट। इसलिए इसके मुकाबले इनकी स्ट्रेंथ कम ही रहती है। भले ये माइनस आई भी दे रहा है, पर इसकी इफेक्ट स्ट्रेंथ कम ही रहती है। तभी पिटफॉल है, नहीं तो सीधे एक्सप्लेन होता तो पिटफॉल क्यों होता? समझे? अगर लॉजिक से सीधे एक्सप्लेन होता तो पिटफॉल क्यों होता? पिटफॉल जो गलत कर सकते हैं, क्यों? उसका अलहदा ही कुछ है। तो यहां पे बोलेंगे इसका माइनस आई इज सो स्मॉल एंड आर इज सो बिग, प्लस आर इज सो बिग, कि इसके मुकाबले इसकी स्ट्रेंथ कम हो गई। पहली बात। अब इसमें और दो क्यों नहीं हुआ? इसने तो एच दिया था बेचारे ने, इसने अपना एच दिया था। जब इसने अपना एच दिया, वो एच यहां कहीं वॉन्डर कर रहा था, अभी जाने लगा था। जाने लगा था, यहां पे NH2 भी था, और NH2 के ऊपर लोन पेयर भी थे। इस लोन पेयर ने इसको सीटी मारी, ठीक, पॉजिटिव को अट्रैक्ट तो करेगा ही। जैसे इसने सीटी मारी है, यहां आ गया। यहां आया तो हमारे पास क्या हो गया? C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, ठीक है जी। और यहां पे N H H H और इसके ऊपर पॉजिटिव, और यहां बन गया हाइड्रोजन बॉन्ड। तो H निकल पाया बेचारा क्या? अब और दो इफेक्ट क्या करता बेचारा? अब H निकल ही नहीं पा रहा है। समझे मेरी बात? तो बेसिकली यहां से क्या होता है कि जो H यहां से निकलता है, एनिलीन बहुत स्ट्रॉन्ग बेस होता है। ये बेसिक करेक्टर में पढ़ेंगे अपन कि NH2 इज अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग बेस। तो ये इस H को आसानी से पकड़ लेता है, तो H को रिलीज ही नहीं होने देता, तो इसका ऑर्थो इफेक्ट काम ही नहीं करता।
तो यहाँ पे ऑर्थो इफेक्ट एक्चुअली हो ही नहीं पाता और इस वजह से ऑर्डर ये रह जाता है। बोलो एम आई क्लियर और नॉट? बेटा सर तो इसमें है ही नहीं, मैंने ऐसा कभी नहीं बोला और ना ही कभी ऐसा होता है बेटा। ठीक, ऑर्थो इफेक्ट और सर इफेक्ट दो अलग अलग इफेक्ट हैं। ठीक, लोग सेम पढ़ाते हैं, लोग तेरे को यही बोलेंगे कि हाँ जी इसमें ऑर्थो इफेक्ट इसलिए नहीं हुआ कि उसमें सर नहीं हुआ। NH2 में सर होता ही नहीं, NH2 इज स्मॉल ग्रुप, तो रिपेल कहां से होएगा? ठीक, तो प्यारे बच्चे ये 3 एक्सेप्शनल ऑर्डर है जो कि हमारे को कमिट रखने दिमाग में कि इसमें गलती हम ना करें, और बाकी हमें आता है कि ऑर्थो वालों के लिए हम क्या हो जाएंगे, बेशर्म हो जाएंगे। ऑर्थो वाले के नंबर 1 पे एसिडिक लिख देंगे, ये नहीं देखेंगे कि रिलीजिंग ग्रुप है कि विड्रॉइंग ग्रुप है, वो नंबर 1 नहीं आएगा, चाहे रिलीजिंग हो चाहे विड्रॉइंग। हाँ, मेटा और जो पैरा वाला है उसको देखेंगे, पर किसमें? सिर्फ बेंजोइक एसिड। फिनोल में हमने ऑर्थो इफेक्ट नहीं देखा था बेटा। बोलो समझ में आया? क्लियर? तो आज तुम्हें मैंने एसिडिक करेक्टर बहुत अच्छे से करवाने की कोशिश की है बेटा, फिनोल का एसिडिक करेक्टर करवाने की कोशिश की है, ठीक, बेंजोइक एसिड का एसिडिक करेक्टर करवाने की कोशिश की है, ठीक, मीजोमेरिक इफेक्ट की एप्लीकेशन कटायंस पे अनायंस पे स्टेबिलिटी करवाने की कोशिश की है। घर जाइएगा, इसको दोबारा से पढ़िएगा, ठीक, और अब मैं आपको फर्स्ट सेट ऑफ असाइनमेंट रिलीज करूंगा। ठीक, परसों आपको असाइनमेंट्स मिल जाएंगी हाइपर कॉन्जुगेशन तक की। ठीक, तो आप सारी करेंगे, हाइपर कॉन्जुगेशन की जब आएगा तब करेंगे ना, अभी आप कर लेंगे जो है। ठीक, अभी मैं आपको इतना बता देना चाहता हूं कि मीजोमेरिक इफेक्ट्स में बेटे एक होता डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस एंड एक्टिवेटिंग एंड डीएक्टिवेटिंग पावर, वो अभी यहां नहीं पकड़ा जा सकता क्योंकि आपको अभी ESR नहीं आता है। तो अगर किसी की कॉपी में पहले लिख दिया हो तो प्लीज, या कोई टीचर पहले पढ़ा रहा हो तो ये समझ लेना कि वो +1 वाले बच्चों को नहीं पढ़ा रहा है, वो ड्रॉपर्स को पढ़ा रहा है। तो उसको पता है कि इनको पहले से पता ESR क्या है। ठीक, तो छोटा सा ESR की इंट्रोडक्शन दे करके वो लोग करवा देते हैं। अपन जब ESR की बड़ी वाली इंट्रोडक्शन देंगे तो बड़े वाला काम करवाएंगे, क्यों छोटे वाला करवाएंगे? तो ESR आपको बेंजीन में करवाया जाएगा और उसके मुतालिक जो भी +M और -M की चीजें होंगी वहां बताई जाएगी। अगली बार मैं आपको एक स्पेसिफिक टॉपिक बताना चाहूंगा, बेसिक स्ट्रेंथ, क्योंकि आपका बेसिक स्ट्रेंथ का टॉपिक छूट गया था। तो मैं बेसिक स्ट्रेंथ अगली बार क्लियर करके हाइपर कॉन्जुगेशन की तरफ आपको ले जाऊंगा। ठीक, तो थैंक्स अ लॉट, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम।